नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस संवाद के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। समाज में झगड़े या विवाद होना काफी सामान्य है, लेकिन सभी तरह के विवादों को या झगड़ों को न्यायपालिका के समक्ष ले जा पाना ना तो संभव हो पाता है और ना ही सही होता है। ऐसे में ट्रिब्यूनल सिस्टम इस ओर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी को आधार बनाते हुए हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर का। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी मैम, अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल जो होते हैं अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, यानी कि क्वेशी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं जो कि किसी विशेष प्रकार के मामले जैसे कि प्रशासनिक हो गया या कानूनी मामला हो गया उसके निपटान के लिए स्थापित किए जाते हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल के अगर हम लोग महत्व की बात करें तो इसमें विषय विशेषज्ञता होती है, यानी कि ट्रिब्यूनल जो है किसी विशेष मामले के लिए या आइदर वो कर संबंधी हो गया, पर्यावरण संबंधी हो गया या किसी प्रशासनिक मामले से संबंधित हो गया, उसके लिए गठित किए जाते हैं। तो किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए गठित किए जाते हैं। अगला इनमें यह है कि जब ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं तो ट्रिब्यूनल के जो मेंबर होते हैं या फिर उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो होते हैं उसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट होते हैं। पर्यावरण संबंधी अगर ट्रिब्यूनल है तो पर्यावरण का विशेषज्ञ ही उसमें बैठकर निर्णय करेगा ताकि निर्णय बेहतर तरीके से थोड़ा हो पाए। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ट्रिब्यूनल जो होते हैं इनमें ऐसी कार्यप्रणाली बनाई गई कि ट्रिब्यूनल जो है वो त्वरित सुनवाई करें, त्वरित सुनवाई करके जल्दी से जल्दी जो न्याय है उसको प्रदान किया जा सके। इसके तहत इसमें ऐसा किया गया कि ट्रिब्यूनल जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है। और ट्रिब्यूनल का महत्व अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि भारतीय जो ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है उसमें काफ़ी सारा भार है, मतलब काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस है, उनको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ विशेष मामले, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, कुछ विशेष मामलों को लेकर गठित किया जा सकते हैं, तो कुछ विशेष मामलों की जो सुनवाई है वो ट्रिब्यूनल में हो सकती है और भारतीय जो न्यायपालिका है, ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है, उस पर भार को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है सारे के सारे। सर, आपने ट्रिब्यूनल के बारे में और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये है कि इसके ट्रिब्यूनल्स के संवैधानिक और वैधानिक जो व्यवस्था है इसे किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है? अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें ट्रिब्यूनल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ट्रिब्यूनल जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके तहत स्थापित किए गए। और इस अमेंडमेंट के तहत संविधान में 2 आर्टिकल स्थापित किए गए थे। आर्टिकल 323A और 323B, 2 आर्टिकल बनाए गए और इन्हीं 2 आर्टिकल के तहत ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। पहला हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 323A के बारे में। तो आर्टिकल 323A के तहत केवल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है उनका गठन किया जा सकता है और इन ट्रिब्यूनल को केवल और केवल संसद बना सकती है। ठीक है, और संसद जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, दोनों के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। अब आर्टिकल 323B की बात करते हैं तो आर्टिकल 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकते हैं। और वो किन मामलों से संबंधित होगा? 7वीं अनुसूची जो है उसमें संबंधित कुछ विषय होते हैं, विशिष्ट विषय, जैसे कि कर संबंधी हो गया, पर्यावरण संबंधी हो गया या किराया नियंत्रण संबंधी हो गया या भूमि सुधार संबंधी हो गया, उनके बारे में न्यायाधिकरण का गठन किया सकता है ताकि इनसे संबंधित जो मामले हैं वो त्वरित गति से निपटाए जा सके। तो ट्रिब्यूनल की भारत में ये व्यवस्था है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो IT एक्ट है 1961 का, उसके तहत आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाया गया है। वो आयकर से संबंधित मामलों को देखता है। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, उसके तहत NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है ताकि पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी त्वरित सुनवाई हो सके और पर्यावरण न्याय एक तरह से प्रदान किया जा सके। सर, जिस तरीके से आपने ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया है या उसके कार्यों के बारे में आपने बताया, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पारंपरिक न्याय व्यवस्था है या न्यायपालिका है ये उसी की तरह हमें लगता है। तो हमारे दर्शकों को आप ट्रिब्यूनल और जो हमारा एक पारंपरिक न्यायपालिका है उसके बीच के अंतर को समझाइए। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्रिब्यूनल जो है वो क्वेशी जुडिशियल बॉडीज़ है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय है। कुछ कुछ काम जो है वो न्यायपालिका की तरह ही करते हैं। तो अगर ऊपरी तौर पे कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ट्रिब्यूनल और जो हमारा ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है सेम है एक तरह से,
परंतु दोनों में कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान है जिनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला उसमें यही है कि जो ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है उसका जो गठन किया गया है, उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो संविधान में ही लिखा हुआ है, संविधान के तहत उसको गठन किया गया है। और जो ट्रिब्यूनल्स गठित किए जाते हैं वो किसी एक्ट के माध्यम से गठित किया जाता है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बनाया गया वो 2010 का एनजीटी एक्ट है, उसके तहत बनाया गया। तो मूल अंतर ये हो गया कि वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत निर्माण है ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम, और ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो किसी एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो अगला अंतर ये होगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम होता है वो एग्जीक्यूटिव जो होती है, कार्यपालिका, उससे अलग काम करता है, उसका इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। परंतु ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि जो ट्रिब्यूनल के सदस्य होते हैं या फिर उसके अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका के थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका का इंटरफेरेंस उसमें रहता है। ठीक है। अगला अगर हम लोग अंतर की बात करें तो वो ये है कि जो भारत का ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है वो सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके प्रावधानों के तहत कार्य करता है। वहीं जो ट्रिब्यूनल्स है वो सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके प्रावधानों के तहत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें सभी प्रकार के मामले सुने जा सकते हैं। ठीक है। परंतु जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें किसी ट्रिब्यूनल में विशिष्ट प्रकार के मामले ही सुने जाएंगे। जैसे कि आईटी एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल गठित किया गया उसमें केवल आयकर से संबंधित मामले सुने जाएंगे, जबकि परंपरागत जुडिशरी में ऐसा होता है कि सारे मामले सुने जा सकते हैं। पांचवा अंतर अगर इसमें मैं खोजने की कोशिश करूं तो वो ये होगा कि ट्रेडिशनल जुडिशरी जो रहती है या तो वो आदेश देती है या वो डिग्री प्रदान करती है या फिर वो किसी को दोष मुक्त करती है या दोष सिद्ध करती है। परंतु ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है बस वो अवार्ड देते हैं, बस निर्णय देते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। तो ये मूलभूत अंतर है जो हमारे ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम और ट्रिब्यूनल में है। तो सर ऐसे में जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो जुडिशियल हायरार्की में किस लेवल पर आते हैं? अगर जुडिशियल हायरार्की की बात करें ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल्स की जो हायरार्की है वो जनरली उसकी शक्तियाँ क्या है इसके आधार पर थोड़ी निर्धारित होती है। तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जिस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल का निर्माण होता है उसके तहत वो मेनली निर्धारित होता है कि ट्रिब्यूनल्स के क्षेत्राधिकार क्या रहेंगे, वो हायरार्की में किस स्ट्रक्चर पर रहेगा। परंतु इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है एल चंद्र कुमार के। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका विकल्प नहीं हो सकते, ना भविष्य में बनेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ट्रिब्यूनल्स है वो हमेशा हाई कोर्ट के सहायक के रूप में ही कार्य करेंगे या उसके पूरक रहेंगे, उसको स्थापित नहीं करेंगे कभी। ठीक है, विस्थापित नहीं करेंगे। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ट्रिब्यूनल्स जो रहेंगे वो हाई कोर्ट की निगरानी के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स के केस में काफ़ी लैंडमार्क है, और हायरार्की स्ट्रक्चर तो उनका एक्ट के माध्यम से निर्धारित होता है कि उसकी क्या शक्तियाँ रहेंगी। सर जिस तरीके से आपने ट्रिब्यूनल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, उसकी बैक हिस्ट्री हमें बताई है, केसेस के बारे में तो डिटेल में डिफाइन किया है, तो ऐसे में समझ में आता है कि लगभग ट्रिब्यूनल सिस्टम को इंडिया में शुरू हुए 50 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो ऐसे में क्या ये अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल कर पाया है अभी तक या नहीं? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भारत में आए थे लगभग, और 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो अगर उद्देश्यों की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स जब बनाए गए थे उनका उद्देश्य ये था कि पारंपरिक जो न्याय प्रणाली है, ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है, उसके कार्यभार को कम करना है, किसी विशिष्ट मामले की त्वरित सुनवाई करके उस पर निर्णय प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य था क्रक्स में। थोड़ी देर पहले भी हमने अभी इंपॉर्टेंस की बात करी थी कि ट्रिब्यूनल्स के इंपॉर्टेंस क्या थे, तो वहाँ से भी अगर देखें तो वो यही था कि जो परंपरागत जुडिशरी सिस्टम है उसके कार्यभार को कम करेगा, विशिष्ट मामलों की सुनवाई तेजी से करेगा, त्वरित न्याय प्रदान करेगा। ये सारे उद्देश्यों को लेके ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था। परंतु ट्रिब्यूनल्स जो है अपने जो उद्देश्य बनाए गए थे काफ़ी हद तक उनको पाया भी है। ट्रिब्यूनल्स ने काफ़ी मामलों का त्वरित गति से समाधान भी किया है। परंतु अभी भी जो सोचा गया था आज से 50 साल पहले ट्रिब्यूनल्स को बनाते समय कि ट्रिब्यूनल्स काफ़ी सारे मामलों की तेजी से सुनवाई करके भार को कम करेगा, न्याय प्रदान करेगा, वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाई। तो ट्रिब्यूनल्स की जो कार्यप्रणाली भारत में रही है वो पूर्णतः सफल नहीं रही। मैं इसको असफल नहीं कहूँगा कि असफल हो चुकी है, परंतु पूर्ण रूप से जो इसके उद्देश्य निर्धारित करे गए थे वो उस हिसाब से सफल नहीं रही है अभी भारत में। सो जैसे बता रहे हैं आप कि पूर्ण रूप से वो अभी तक अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसी कौन कौन सी वजह रही है, किन वजहों से वो अपने लक्ष्यों को अभी तक हासिल नहीं कर पाया है? तो जैसे कि हमने अभी देखा कि थोड़ी देर पहले कि ट्रिब्यूनल अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया।
तो ट्रिब्यूनल के काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे, काफ़ी सारी समस्याएं रही, उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित या अन्य मामलों से संबंधित, इसके कारण उनको प्रॉपर सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि क्या इशू की वजह से ट्रिब्यूनल्स की जो कार्यप्रणाली है वो भारत में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। तो पहला अगर इसमें मैं बोलूँगा तो वो यही है कि जो हमने अभी बात करी थी कि ट्रिब्यूनल एक एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, तो उस एक्ट के माध्यम से जिससे ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, तो ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है कि उसका जुरिडिक्शन क्या होगा। परंतु बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं अपने जुरिडिक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं खुद ही कि किस मामले हमारा क्षेत्राधिकार है, किस मामले में नहीं है। तो ये जो होता है जुरिडिक्शन का इशू उनकी कार्यप्रणाली में बाधा क्रिएट करता है, ठीक है, और न्याय प्रदान करने में समस्या आती फिर आगे। अगला हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके खिलाफ जो भी उन्होंने निर्णय दिया उसके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है तो फिर अनावश्यक रूप से न्याय जो होता है, न्याय प्राप्त करने में देरी होती है वहाँ। ट्रिब्यूनल के साथ में इसके ये तो समस्या है ही जो बेसिक चली आ रही है, स्ट्रक्चरल समस्या है। ट्रिब्यूनल के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ समस्या और फाइनेंशियल भी कुछ इश्यूज है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली समस्या अगर मैं बात करूं ट्रिब्यूनल्स की तो वो ये है कि ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए, परंतु बहुत सी बार विशेषज्ञों की नियुक्ति होती ही नहीं है। तो वो कैसे काम करेगा? अगर टैक्स वाला कोई ट्रिब्यूनल है, आयकर ट्रिब्यूनल है, तो उसमें टैक्स एक्सपर्ट की नियुक्ति होनी चाहिए, और टैक्स एक्सपर्ट नहीं होंगे तो मामले की सुनवाई कैसे हो पाएगी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से। साथ साथ में जो ट्रिब्यूनल में अधिकारी होते हैं बहुत सारे काम करने के लिए, उन अधिकारियों के पद खाली रहते हैं, तो ट्रिब्यूनल प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता है। ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनेंशियल रूप से सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है उनके पास में, तो इसकी वजह से भी उनकी कार्यप्रणाली जो है वो बाधित होती है। एक जो उसमें कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था है वो न्यायिक कार्य करती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो इनडायरेक्टली तरीके से न्यायिक काम कर रही है, जबकि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करी गई है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अलग अलग काम करेंगे। तो ट्रिब्यूनल अगर अर्ध न्यायिक कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अध्यक्ष और सदस्यों के माध्यम से कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। तो इनकी वजह से देखा गया कि भारत में ट्रिब्यूनल की जो कार्यप्रणाली है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। सर, आपने इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में और इसके हर एक पहलू के बारे में काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया है। तो अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं। 2021 में जो ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के माध्यम से जो बदलाव किए गए थे, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो ट्रिब्यूनल की जो समस्या थी जो हमने अभी देखी है, उसके समाधान के लिए 2021 में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम जो है उसको पारित किया गया, और उसके माध्यम से प्रयास किया गया कि जो ट्रिब्यूनल की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म की जा सके और ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। हम लोग बात करते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या सुधार करने का प्रयास किया गया है। तो पहला इसमें यह है कि एक्ट के माध्यम से कुछ ट्रिब्यूनल जो हैं उनका विघटन किया गया है, या फिर उनके कार्यों को किसी अन्य न्यायिक संस्थान को हस्तांतरित कर दिया गया है। जैसे कि फिल्म प्रमाणन ट्रिब्यूनल एक जो था उसके कार्यों को हाई कोर्ट को हस्तांतरित कर दिया। अब उसके कार्य कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा इस एक्ट के बाद। अगला जो इसमें प्रावधान किया गया वो ये था कि कुछ ट्रिब्यूनल जो थोड़े बहुत सेम प्रकार के कार्य किया करते थे उनको मर्ज कर दिया गया। जैसे कि प्रतिस्पर्धी अपीलीय ट्रिब्यूनल जो था उसको राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल जो है उसके साथ मर्ज कर दिया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ बनाई गई हैं। तो ये कमेटी क्या करती है कि जो ट्रिब्यूनल के सदस्य होते हैं या फिर उनके अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश करती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इस सिफारिश के आधार पर ट्रिब्यूनल्स, विभिन्न ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करती है। इन कमिटीज़ की खास बात यह है कि इनकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा की जाती है, या फिर उनके द्वारा नामांकित कोई जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा किया जाता है। कोई न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही कोई न्यायाधीश। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रिब्यूनल वाले सिस्टम में जुडिशरी को शामिल किया गया है ताकि बेहतर तरीके से और पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां हो सके ट्रिब्यूनल में। साथ साथ में अगर किसी ट्रिब्यूनल के सदस्य ने कुछ खराब काम किया है या उसके ऊपर कोई आरोप है, तो अगर उसको ट्रिब्यूनल से निकालना है सदस्यता से या फिर उसके अध्यक्ष पद से, तो वो काम भी यही सिलेक्शन कम सर्च कमिटीज़ देखेगी उस काम को भी। इस एक्ट के माध्यम से ये भी बताया गया है कि ट्रिब्यूनल के जो सदस्य हैं या फिर उसके अध्यक्ष है उनकी पात्रता क्या होगी या फिर उनका कार्यकाल क्या होगा। तो पात्रता ये निर्धारित की गई है कि अगर किसी को भी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनना है या सदस्य बनना है तो उसकी आयु कम से कम 50 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। साथ साथ में ये निर्धारित किया गया है कार्यकाल का कि ट्रिब्यूनल का कोई अध्यक्ष हो या सदस्य हो
वो 4 साल से ज़्यादा उसका अध्यक्ष नहीं रह सकता या सदस्य नहीं रह सकता और एक ही बार रहेगा, दोबारा उसकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इस एक्ट के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि ट्रिब्यूनल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, ये सारे प्रावधान करके, और ट्रिब्यूनल जो बेहतर तरीके से काम करेंगे और उनके जो उद्देश्य बनाए गए थे उसको प्राप्त कर सकेंगे, और एक जो त्वरित न्याय की जो अवधारणा है उसको भारत में लाया जा सकेगा। सर, इस चर्चा के अंत में अब आप हमें इस बारे में बताइए कि और किन किन तरह से, किन किन उपायों से इस ट्रिब्यूनल सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है। जो ट्रिब्यूनल की जो समस्याएं थी उसके लिए तो वैसे जो एक्ट पारित हुआ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, उसमें काफ़ी प्रयास किए गए हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया सके, परंतु फिर भी कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि ट्रिब्यूनल की जो कार्यप्रणाली है उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ जिस एक्ट के माध्यम से ट्रिब्यूनल स्थापित हो रहा है वो एक्ट संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, और उस एक्ट में ही ट्रिब्यूनल का जो क्षेत्राधिकार होता है, ज्यूरिडिक्शन जो होता है, वो स्पष्ट रूप से क्लियरली लिखा जाए कि ट्रिब्यूनल इन क्षेत्रों में ही काम करेगा, या फिर उसका जो क्षेत्राधिकार रहेगा वो इन एरिया तक लिमिटेड रहेगा, ताकि वो कार्यप्रणाली में बाधा बाद में उत्पन्न ना हो। ट्रिब्यूनल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो सुझाव दिए सकते हैं वो ये रहेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा कि ट्रिब्यूनल में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, तो ट्रिब्यूनल में जो स्पेशलिस्ट जाने वाले हैं या फिर उनकी नियुक्ति की जानी है वो समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं हो कि विशेषज्ञों के अभाव में अपने कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चला ना सके। ठीक है, ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने शुरू में भी बात किया था कि ट्रिब्यूनल जो है उसकी कार्यप्रणाली को इस तरह से बनाया गया है कि त्वरित गति से वो काम करे, तो उसमें कुछ और ऐसे प्रावधान किए जाए या फिर कुछ और ऐसे इनोवेटिव तरीके डाले जाए ताकि ट्रिब्यूनल और जल्दी तरीके से काम कर सके और त्वरित न्याय जो है उसको प्रदान कर सके। ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अगला सुझाव वो ये दिया सकता है कि ट्रिब्यूनल को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। ट्रिब्यूनल्स की अभी जो निर्भरता है वो सरकार के ऊपर वित्तीय रूप से, जब ट्रिब्यूनल जो है वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो पाएंगे तो अपनी कार्यप्रणाली को ज़्यादा स्वायत्त तरीके से मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर निर्णय दे पाएंगे। साथ साथ में ये भी किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल्स में जो है तकनीकी समाधानों को शामिल किया जाए। तकनीकी चीज़ों को जैसे शामिल किया जाएगा, आईसीटी को शामिल किया जाए, तो ट्रिब्यूनल की जो केसेस जो भी वहाँ पे चल रहे हैं उसको बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उनका आउटपुट आ जाएगा भविष्य में। ठीक है, जब आईसीटी के समाधानों को शामिल करेंगे। एक अगला इसमें सुझाव वो दिया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल की जो कार्यप्रणाली एज ए होल जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसके टाइमली बेसिस पे उसका पीरियडिक रिव्यू हो, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, कि ट्रिब्यूनल का जो कार्यप्रणाली अभी कैसा काम कर रहा है या 5 साल में इसकी क्या सफलता रही, 5 साल में क्या क्या असफलता रही और भविष्य के लिए इसकी कार्यप्रणाली में सुधार कैसे किया जा सकता है। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जैसे संस्थान है, बॉडीज़ हैं, न्यायिक कार्य जो देख रहा है, अर्ध न्यायिक कार्य जो देख रहा है, तो इसका संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से इसकी निगरानी भी होनी चाहिए कि संसद के माध्यम से ट्रिब्यूनल के ऊपर कंट्रोल किया जाए, निगरानी की जाए, ताकि ये भी पता लग सके कि ट्रिब्यूनल जो है वो बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे सुझाव जो हैं वो ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते हैं, ताकि जो न्याय है, जिसकी भारत में जनरली ये बोला जाता है कि भारत में न्याय प्राप्ति में काफ़ी देरी होती है, तो वो न्याय लोगों को त्वरित गति से मिल सके। और ऐसा हमारा आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ऐसी बात की गई है कि न्याय जो है वो तेजी से लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हम अपने मूलभूत अधिकार जो है उसकी प्राप्ति कर सकें। तो मैम ये सारे सुझाव हम लोग फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में इतने विस्तार से समझाने के लिए। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में काफ़ी बेहतर जानकारी मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हम एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हों या सुझाव हों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।